हंसी, छटा भर खुशी, इनके लिए उनके लिए भी छटाक भर हंसी, अरे क्या? छटाक भर खुशी। ए भाई लाइफ में जरूरी है छटाक भर हंसी, छटाक भर खुशी, छटाक भर हंसी, छटाक भर खुशी। दीदी दीदी कार्यक्रम शुरू करें? जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति पनवर। छटाक भर खुशी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। श्रुति जी, हम हथेली जोड़कर नमस्कार क्यों करते हैं, आपको पता है या मैं बताऊं? मुझे तो पता है कि तुम्हें पता है, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि हथेली जोड़कर ऐसे नमस्कार क्यों किया जाता है। तो शुभ काम में देरी कैसे, जल्दी बता दीजिए। ठीक है, बताती हूँ। देखो और ध्यान से सुनो। नमस्कार के पीछे सिर्फ एक सांस्कृतिक पहलू ही नहीं, बल्कि पूरा विज्ञान छुपा हुआ है। जब हम साधना करने बैठते हैं और अपनी हथेलियों को पास लाकर ऐसे जोड़ते हैं, तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसा करने पर हम खुद को अर्पित या फिर दूसरे व्यक्ति को भेंट करते हैं, समर्पित करते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति जो है वो जीवंत हो जाता है, और इसी जीवंतता के साथ वो आपके साथ सहयोग करने लग जाता है। और ऐसा हर जीव के साथ होता है। और एक बात बताएं दीदी आपको, अगर ऐसा सब लोग करने लगे ना, सब एक दूसरे को सहयोग दे, तो उसका फलना फूलना निश्चित है। तो दीदी, इसी सोच के साथ एक बार फिर से अपने किसान बहन और भाइयों का मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम छटाक भर खुशी में। श्रुति जी, हमारे भारत के लोग कितने प्यार और आदर से अपने मेहमानों का स्वागत और सत्कार करते हैं। मेरा बस चले तो मैं रोज कहीं ना कहीं मेहमान बनकर चली जाऊं। अरे अच्छा, ये बताओ दीदी, अगर तुम कहीं जाना चाहोगी तो कहाँ जाना चाहोगी? मैं तो इतनी जगह गई हूँ, किस किस जगह का नाम लूं? मैं हर जगह गई हूँ। आपको ऐसी ऐसी जगह दिखाऊंगी कि आप खो जाएंगी। लेकिन खो तो इस वक्त तुम गई हो, इस फूल के अंदर खो गई हो। क्या इरादा है? किसी को ये फूल देना है क्या? हाँ? नहीं, मैं ये फूल देना नहीं चाहती, बस कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो? श्रुति जी, मैं बहुत दिन से एक बात पर गौर कर रही हूँ कि इंसानों को इन फूलों से इतना लगाव क्यों है। कोई किसी से मिलने जाता है तो फूल लेके जाता है, किसी की खुशी में शामिल होता है तो फूल लेकर जाता है, किसी का स्वागत करता है तो फूल लेकर जाता है, किसी की विदाई करता है तो भी फूल देता है। और तो और, जिसको जिंदगी भर उसने कांटे चुभोए हैं, उसके मरने के बाद उसको फूलों से लाद देता है। और बची कुची कसर फिल्मों ने पूरी कर दी। फिल्मों के हर गीत में फूलों का जिक्र जरूर होता है। फूलों का तारों का सबका कहना है, फूलों के रंग से दिल की कलम से फूल तुम्हें भेजा है खत में। अरे वाह! ऐसे जाने कितने गाने हैं जिनमें फूलों का जिक्र होता है। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर फूल ना होते तो इन फिल्मों का क्या होता। एक बात और, फिल्मों में नायिका चाहे कितनी भी नाराज हो, अगर नायक उसे एक फूल दे दे तो वो झट से मान जाती है। लेकिन दीदी, ये बात सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, असल जिंदगी में भी होती है। अगर किसी से गिले शिकवे दूर करने हो ना, तो बस एक फूल दे दीजिए, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, फूल जो है वो प्यार, खुशी का प्रतीक है, स्नेह का प्रतीक है और उमंगों का प्रतीक है। इसीलिए अब समझी? ओह, तो ये बात है। अब मुझे समझ में आ गया कि फूलों का इंसानों की जिंदगी में कितना बड़ा महत्व है।
श्रुति जी, आपकी बातें सुनकर तो मुझे फूलों से प्यार हो गया है और लग रहा है कि फूलों का व्यापार शुरू कर दूं। और ये देखिए नन्हे मुन्ने फूलों को कैसे ये गरबा और कथक की खुशियों की खुशबू बिखेर रहे हैं। कथक डांस उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। यह उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो नृत्य करती हुई कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई थी, जिनसे उनकी मुद्राओं से ये आभास होता है कि ये कथक डांस है। तरानी में जैसे यलली लूम और ताना देरे ना दिरदे तानी इस तरह के बोल आते हैं। ये भी शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है। इसके और भी कई सारे रूप हैं, जैसे तराना हो गया, ठुमरी हो गया, गज़ल हो गया। तो मैं उसमें से ठुमरी के भी बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी, इसके भाव कुछ करके दिखाना चाहूँगी। देखो सखी कन्हैया रोके ठाड़ो है गैल, देखो सखी कन्हैया रोके ठाड़ो है गैल, पनिया भरन कैसे जाऊँ मोरी आली, पनिया भरन कैसे जाऊँ मोरी आली, देखो सखी कन्हैया रोके ठाड़ो है गैल। सच में दीदी, ये नन्हे मुन्ने फूलों को देखकर तो मैं खुश हो गई हूँ। और एक बात और, भारतीय संस्कृति के धरोहर को दिखाकर तुमने तो हम सबको आनंदित कर दिया है। आनंद आपको आया या नहीं, लेकिन मैं तो फेमस लाल को आते देख रही हूँ। प्रणाम मैडम जी। प्रणाम, बैठिए बैठिए महाराज। आप कहाँ थे और ऐसे अचानक कहाँ से आ टपके? अरे बताते हैं मैडम जी, वो कहा है ना कि बहुत लंबा कहानी है। अरे नहीं 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 नहीं, आपकी लंबी कहानी मैं विस्तार से सुनूंगी, लेकिन उससे पहले हमें लेना होगा एक अल्प विराम, वरना आप कर देंगे हमारा सारा काम तमाम। एक छोटा सा ब्रेक। छटाक पर खुशी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। छटाक पर खुशी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम छटाक पर खुशी में। हाँ भाई फेमस लाल जी, आप सुनाइए अपनी वो लंबी कहानी। हाँ, अरे मैडम जी का हुआ ना, हमारी पाठशाला में ना एक तो ठग आए रहा। ठग? हाँ, अब बोला कि हम मोती की खेती करता हूँ। बताइए जैसे लोग घर में फसल उगाते हैं ठीक वैसे ही। तो फिर आपने क्या कहा? हम बोले कि हम तो हीरा की खेती करते हैं। वो बिदक गया। अब बोला कि का मजाक है, तो हम बोले कि भैया मजाक कौन चालू किया पहले बताओ है? तो बोला कि ठीक है, तुम हमको सिद्ध कर दो कि मोती की खेती होती ही नहीं है, तो इस सारा का सारा मोती तुम्हारी हो जाएगी। अब मैडम जी आप बताइए कि मोती का खेती होता है का? होता है, बिल्कुल होता है फेमस लाल जी। और वो इंसान जो था ना, वो ठग नहीं, ईमानदार इंसान था, क्योंकि मोती की खेती होती है। तो दीदी आप हमारे फेमस लाल जी को और हमारे प्यारे दर्शकों को बताइए मोती की खेती के बारे में। जी, पर्ल फार्मिंग यानी मोती की खेती गांव में रहकर भी की जा सकती है और इससे आप कमाई भी कर सकते हैं। जिस प्रकार मछली पालन के लिए एक टंकी और तालाब की ज़रूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही मोती की खेती के लिए भी आपको एक तालाब और टंकी की ज़रूरत होती है।
जहाँ तक मोतियों की बात करें तो मोती अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन इनकी उत्पादन प्रणाली के आधार पर इन्हें मुख्य तौर पर प्राकृतिक एवं कृत्रिम में बांटा जा सकता है। इसमें प्राकृतिक या नेचुरल मोती से मतलब होता है जो जंगल में पाए जाने वाले मोती होते हैं, जबकि कृत्रिम वानिकी कल्चरल पर्ल की खेती की जाती है। इसे फ्री में ओयस्टर्स में दाखिल किया जाता है। बिल्कुल सही दीदी। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, मोती जो है वो 3 विधियों से बनाई जाती है। पहली विधि है कैविटी इम्प्लांटेशन, जिसमें सीप के अंदर ऑपरेशन के द्वारा एक फॉरेन बॉडी को डाला जाता है और फिर जाकर मोती तैयार होता है। ये मोती जो है अंगूठी या फिर लॉकेट में इस्तेमाल होता है और चमकदार होने के कारण एक मोती की कीमत हजारों में होती है। और दूसरी विधि है गोंडल इम्प्लांटेशन, जिसमें प्राकृतिक रूप से गोल आकार का मोती तैयार होता है। ये मोती बहुत सुंदर और चमकदार होता है और इसकी कीमत उसके आकार और उसकी चमक से तय की जाती है। ये 1000 से 50,000 तक की कीमत हो सकती है। बाप रे, 50,000। और अब तीसरी विधि मेंटल टिश्यू इम्प्लांटेशन, जिसमें सीप के अंदर सीप की बॉडी का हिस्सा डाला जाता है। ये मोती खाने के पदार्थों में जैसे कि मोती भस्म, च्यवनप्राश और टॉनिक में इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में इसकी सबसे ज्यादा मांग है। तो क्यों फेमस लाल जी, अब समझ में आया कि कैसे बनता है मोती? हाँ मैडम जी, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एकरा खेती होती है, बताइए। बिल्कुल, बल्कि बहुत सारे किसान बहन और भाइयों ने इसका प्रशिक्षण लेकर इसकी खेती शुरू भी कर दी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो मछली पालन करते हैं। तो एकरा खेती होती कैसे है? आपको तो सब पता होगा, बताइए। बिल्कुल बताती हूँ। मोती की खेती करने के लिए एक किसान को सीप लेनी होती है। इसके बाद इस सीप के साथ उन्हें एक शल्य क्रिया करनी होती है, यानी कि ऑपरेशन। इस दौरान सीप के अंदर वो मेंटल टिश्यू और नाभिक डाल देते हैं। थोड़े टाइम के लिए इसको बंद किया जाता है। उसके बाद मेंटल टिश्यू एक पदार्थ निकालता है जो नाभिक के चारों तरफ जमा हो जाता है। कुछ ही समय बाद ये मोती का रूप ले लेता है और फिर उसके थोड़े दिन बाद ही सीप को चीर के मोती बाहर निकाल लिया जाता है। आपको पता है मोती की खेती के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है? नहीं। शरद ऋतु का। जी हाँ, अक्टूबर से दिसंबर तक। सीप की उम्र 3 साल होने पर इसमें मोती का उत्पादन किया जा सकता है और इसकी अधिकतम उम्र है 6 साल। फेमस लाल जी, आपको पता है कि सबसे महंगा मोती कौन सा है? सबसे महंगा मोती होता है ब्लैक पर्ल और ये समुद्र की सीप से बनता है। तो एकरा में लागत कितना लगता है मैडम जी? समझ गए जी। कम लागत ज्यादा मुनाफा। एक सीप की कीमत लगभग 100 से 200 रुपए तक होती है। आमतौर पे सीप की उम्र 3 वर्ष। जब वो 3 वर्ष का हो जाता है तब उसे इस्तेमाल किया जाता है। मोती तैयार होने में लगभग 14 माह का समय लगता है और इस दौरान सीप के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च इसकी लागत में शामिल होता है। कि बिन मांगे मोती मिले या मांगे मिले न भीख। अरे मांगो मत देते रहो, यह संतन की सीख। अरे रे रे रे। वाह वाह, क्या बात है फेमस लाल जी, क्या बात है। वैसे आप ना किसी मोती से कम थोड़ी ना है। आपको सीप में नहीं, आपको तो म्यूजियम में होना चाहिए। आज हमारे श्री भगवान जी बहुत खुश होंगे। देख रहे हैं ना कि हम कहाँ जा रहा हूँ। आप कहीं नहीं जा रहे हैं फेमस लाल जी, मैं जा रही हूँ नेशनल म्यूजियम और साधना जी लेंगी इंटरव्यू। देखिए मैडम जी, हमारे लिए शादी चल रही है ना। अरे चाहती ही नहीं है कि हम इंटरव्यू दें यहाँ पे। फेमस लाल जी, सब्र की कमी है आपके अंदर। अरे कुछ हासिल कीजिए ना जिंदगी में, तभी तो आपका इंटरव्यू लेंगे। मैडम जी, अरे हमारे अंदर तो अब हुनर भी है और स्किल भी है। बताइए क्या काम करना है? बताएंगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक अल्प विराम। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ,
आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब। सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। फेमस लाल जी, चलिए अब मैं आपको नेशनल म्यूजियम के बारे में बताती हूँ। बताती हूँ? अरे अब्बे तो आप बोली थी कि दिखाऊंगी। देखिए अब अपनी बात से मुकर रही हैं आप मैडम जी। बस ठीक है, हम खुद देख लेंगे। जब हम धरोहर बन के म्यूजियम में जाएंगे ना, तब देख लेंगे। वो तो मैं होने नहीं दूंगी। धरोहर पहले आपको दिखाऊंगी, फिर आप समझेंगे कि धरोहर किसे कहते हैं। तो दिखाइए ना, मना किसने किया, दिखाइए। तो चलिए नेशनल म्यूजियम में। नई दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय देश के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। सन 1949 में दिल्ली में स्थापित इस संग्रहालय में कई प्रकार की रोचक चीजें प्रदर्शित हैं। यह मौलाना आजाद रोड और जनपथ के किनारे पर स्थित है और इसमें प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर आधुनिक युग की विभिन्न प्रकार की कलाओं को प्रदर्शित किया गया है। भारत में कहीं पर भी प्राप्त कलाकृतियों का अनूठा संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय है। वर्तमान में संग्रहालय में 2 लाख से ज्यादा भारतीय और विदेशी मूल की वस्तुएं प्रदर्शित हैं। इनमें 2700 ईसा पूर्व के टेराकोटा और कांस्य से बनी वस्तुएं, मौर्य काल की लकड़ी की मूर्तियां, दक्षिण भारत के विजयनगर की कलात्मक वस्तुएं, गुप्त काल, सिंधु घाटी सभ्यता, मुगल काल, गंधर्व काल और कई अन्य समय की प्राचीन वस्तुएं प्रदर्शित हैं। यहाँ चोला काल के पत्थर और कांसे से बनी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। इसके अलावा घर की सजावट और गहनों को प्रदर्शित करती दीर्घाएं भी यहाँ हैं। संग्रहालय में हड़प्पा सभ्यता के वो अवशेष मिलते हैं जिसे देखकर कह सकते हैं कि उस काल की कला कितनी उत्कृष्ट थी। यहाँ ओखल, मिट्टी के ग्लास, बर्तन, हांडियाँ और कांसे के बर्तन सहेज के रखे गए हैं। पत्थरों पे की गई नक्काशियाँ और उकेरी गई मूर्तियाँ बड़ी सजीव लगती हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय की शिल्प कला अपने चरम पे थी। इस म्यूजियम का सिक्का संग्रह 6वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के अंत तक के भारतीय सिक्कों के विभिन्न वर्गों की विविधता, दुर्लभता और प्राचीनता को दर्शाने के लिए उल्लेखनीय है। संग्रह में सोने, चांदी, तांबे और मिश्र धातु के 1,18,000 सिक्के शामिल हैं। एक विशाल गलियारे में असंख्य चित्रकारियां रखी हुई हैं। यह विश्व के सर्वाधिक लघु चित्रों का संग्रह है। संग्रहालय में कपड़े के जूते और जूट से बनी चप्पलें भी सजा कर रखी गई हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय के पुस्तकालय में स्पेशलाइज्ड रिसर्च, इतिहास, कला और विश्व संस्कृति पर पुस्तकों का संग्रह है। इनमें मानव शास्त्र, पुरातत्व, संरक्षण, सुसज्जा कलाएं, इतिहास, साहित्य, संग्रहालय अध्ययन, चित्रकला, दर्शन शास्त्र और धर्म जैसे कई विषयों पर पुस्तकें हैं। पुस्तकालय में 60,000 से अधिक पुस्तकें, जिल्दबंद पत्रिकाएं और साथ ही साथ अनेक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं भी हैं। यह पुस्तकालय वास्तविक में रिसर्च स्कॉलर्स, कॉलेज छात्रों, प्रोफेसर, शिक्षकों और फेलोशिप धारकों के लिए उपलब्ध है। इस संग्रहालय के बारे में और जानकारी लेते हैं। नमस्कार। मिट्टी जो हमारे पंच तत्वों में से एक है, जिस पर आप खेती करते हैं, जो हमारे जीवन का आधार है और जिसमें हमारे अतीत का ज्ञान और जानकारी समाहित है। आज हमारे बीच हैं सुविख्यात पुरातत्वविद, न्यूमिस्मेटिस्ट, कला समीक्षक डॉक्टर B.R. मणि, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक हैं और जो इन चीज़ों पर रोशनी डालेंगे। डॉक्टर मणि, आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका स्वागत राष्ट्रीय संग्रहालय। धन्यवाद। राष्ट्रीय संग्रहालय इतना समृद्ध है और इसमें इतने विविध वस्तुएं हैं। करीब कितनी चीज़ें होंगी यहाँ पर? कुल मिलाकर के जो हमारा संग्रह है उसमें 2,06,000 के आसपास कला वस्तुएं हैं और हमारे 11 अलग अलग विभाग हैं जो इनका
संरक्षण करते हैं। जी, और क्या ये केवल भारतीय इतिहास का प्रतिनिधित्व करती हैं कि विदेशी इतिहास की भी चीज़ें हैं यहाँ पर? राष्ट्रीय संग्रहालय में मुख्य रूप से भारतीय कला और पुरातत्व से संबंधित वस्तुएं हैं, लेकिन कुछ संग्रह हमारे विदेशी कला वस्तुओं से भी संबंधित हैं। जैसे कुछ यूरोपियन कलाकृतियां हैं, कुछ प्री कोलंबियन कलाकृतियां हैं, और साथ ही साथ कुछ सेंट्रल एशियन और इजिप्शियन कलाकृतियां भी हैं। जी, तो लगभग 5000 से 6000 वर्ष प्राचीन कलाकृतियां हमारे संग्रह में हैं। जी। अच्छा, आपके जो एक्सकवेशंस होते हैं उसमें ये भी पता चल सकता है कि पहले खेती होती थी तो किस प्रकार की होती थी, क्योंकि हम किसान भाइयों से बात कर रहे हैं। इस आपने बहुत एक अच्छा प्रश्न किया, और मैं बड़े फख्र के साथ ये चीज़ कहना चाहूँगा। प्रोफेसर बीबी लाल, जो भारतीय पुरातत्व के भीष्म पितामह कहे जा सकते हैं, उन्होंने कालीबंगा नामक एक स्थल है राजस्थान में, वहाँ एक्सकवेशन कराया था, और उनको लगभग 3000 ईसा पूर्व के में खेती के अवशेष मिले, जिसमें फरो मार्क्स हैं, और प्लाउड फील्ड उन्होंने उसमें देखा। और जिस तरह ये फरो मार्क्स क्या हुआ? जो हल चलाने के जो निशान बन जाते हैं, हाँ, हाँ। वो उनको उस मिट्टी में मिले। अच्छा। और ना सिर्फ उसकी लाइन मिली फरो मार्क्स की, बल्कि जो क्रिस क्रॉस पैटर्न पे खेती होती है, जिसमें एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाई जाती हैं, तो उसके भी एविडेंस हैं। तो ये कितने हजार वर्ष पुराने एविडेंस हैं? ये लगभग 3000 ईसा पूर्व के हैं, यानी आज से 5000 वर्ष प्राचीन। तब भी खेती वैसे ही होती थी। बात जब हम मिट्टी की कर रहे हैं, तो मिट्टी की काफ़ी चीज़ें निकल कर आई हैं, चाहे वो खिलौने हो, चाहे बर्तन हो। तो इसका क्या महत्व है हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए? जो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, खास तौर से जो पक्की मिट्टी के बर्तन हैं, उनकी शेप, उनकी साइज़ और उनकी पॉटरी की टाइप्स, उनके आधार पे हम तिथि निर्धारण भी करते हैं। अच्छा। जैसे अगर आप कुछ विशेष तरह के बर्तनों को देखें, फॉर एग्जाम्पल पेंटेड रेवेयर, चित्रकला जिसमें होती है, कहने में धूसर चित्रित मृदभांड, लेकिन पेंटेड रेवेयर जो पॉटरी है, वो एक विशेष समय में बनती थी, और एक उसके बाद वो बननी बंद हो गई। जैसे हड़प्पन पॉटरी है, या यहाँ आप देखेंगे जो बहुत सारे स्थानों से ले आई हुई पॉटरी रखी हुई है, उनकी अपनी अपनी विशेषता है। उनकी शेप्स और साइज अगर हम देखें तो वो अलग अलग हैं। कुछ पानी भरने के हैं बर्तन हैं, कुछ भंडारण के बर्तन हैं जिसमें अनाज रखा जाता था, कुछ ऐसे भी बर्तन हैं जिनमें शवाधान किया जाता था, और साथ ही साथ कुछ जो जिसे हम डिश ऑन स्टैंड कहते हैं, तो ऐसे भी बर्तन हैं कि लोग बैठते थे और बैठ करके सामने एक स्टैंड के ऊपर थाली होती थी, उसमें खाना खाते थे। अरे वाह डॉक्टर मणि, ये इतना बृहद विषय है, और आपसे अगर हम बात करते रहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए अभी हम आपसे अनुमति लेते हैं। आपने इतनी विशेष और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी हमारी मिट्टी के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वाह 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 वाह, मूर्तियाँ कितना अच्छा लग रही थी मैडम जी। बताइए, आजकल हम लोग एटीएम और नेट से पेमेंट करते हैं, पहले का सिक्का चलता था। हाँ, ये तो है। और आपने वो हड़प्पा के बर्तन देखे जिनके ऊपर वो चित्रकारी बनी हुई थी? जी 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 जी, यही तो हमारा धरोहर है फेमस लाल जी। हाँ जी मैडम जी। अरे वो मूर्तियां तो ऐसा लग रहा था कि अब्बे बोले देंगे हमसे कि अरे फेमस लाल, अरे तोरा मूर्ति लगेगी हमारे बगल में। क्या बात है। अच्छा,
मुझे तो ऐसा लगा कि मूर्ति कह रही थी, अरे अपने जीवन में ऐसा कुछ कीजिए कि सदियों तक लोग आपको अपने दिल और दिमाग में सजा कर रखेंगे। ऐसा कौन सा मूर्ति बोली थी मैडम जी, हम तो नहीं सुने थे। हाँ? ये सामने वाली। देख रही है ना मैडम? हाँ? अरे हमको तो कभी कभी लगता है ना कि हम जितना अपने आप को नहीं जानते उतना तो आप हमको जानती हैं। बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं इसे फेमस लाल। ये क्या होता है मैडम जी, हमको नहीं पता। पता भी नहीं चलेगा आपको फेमस लाल जी, लेकिन आज के लिए बस इतना ही काफी है। जितना देखा है, जितना सुना है, उसे याद कर लीजिए, भूलिए मत। जी हाँ पक्का। और अब वक्त आ गया है अपने दर्शकों से विदा लेने का। आप सभी से फिर मुलाकात करेंगे आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम छटाक भर खुशी के साथ। तब तक हम तीनों की ओर से नमस्कार।